नमस्कार। हिंदी आरोह काव्यखंड में आज का विषय है वे आँखें। इस कविता के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। कविता शुरू करने से पहले हम कवि के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में उत्तरांचल राज्य के अल्मोड़ा जिले के कौशानी नामक गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम गोसाई दत्ता था। उनकी आरंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे इलाहाबाद आ गए। सन 1919 ईस्वी में उन्होंने म्योगर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, परंतु महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रभाव में आकर उनके असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर परीक्षा दिए बिना ही पढ़ाई बीच में इन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने स्वाध्याय से अध्ययन कार्य किया। सन 1938 ईस्वी में उन्होंने रूपाक्ष नामक पत्रिका निकाली। सन 1950 से 1957 तक वे आकाशवाणी में हिंदी के सलाहकार रहे। पंत जी को सोवियत भूमि का नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाओं में, पंत जी की प्रमुख रचनाओं में वीणा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चाँद, लोकायतन आदि प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। सुमित्रानंदन पंत जी की मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हो गई। इनकी साहित्यिक विशेषताएं सुमित्रानंद पंत जी की हैं। पंत जी को छायावादी का सुकुमार कवि माना जाता है। उनका संपूर्ण हिंदी साहित्य आधुनिक चेतना लिए हुए है। उनकी गुंजन रचना में प्रकृति और मानव सौंदर्य के प्रति नई भावनाएं हैं। छायावादी कवियों में सुमित्रानंदन पंत जी का प्रधान स्थान है। उनकी साहित्यिक यात्रा के 3 चरण हैं। पहले वे छायावादी कवि हैं, फिर समाजवादी आदर्शों से प्रेरित होकर प्रगतिवादी और उसके बाद अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर आध्यात्मवादी हैं। इनकी भाषा शैली जो है पंत जी की भाषा शैली अत्यंत ही चित्रमयी एवं सजीव है। वे भाषा के प्रति बहुत ही सचेत थे। उन्होंने अपनी भाषा में अधिकतम तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। मुख्य रूप से काव्यात्मक होने के कारण उनकी भाषा अलंकृत हो गई है, मतलब अलंकारों से युक्त हो गई है पंत जी की भाषा। अब यहाँ प्रस्तुत कविता जो आँखें हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में कविता दी गई है वे आँखें, पंत जी को प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन, जो युग से शोषण मतलब समय से जो शोषित किया गया है, सताया गया है जो किसान, ठीक है, ऐसे किसान का जीवन कवि को आहत करता है, मतलब व्यथित करता है, दुखित करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज जो है उसकी वर्गीय चेतना का खाका यह कविता प्रस्तुत करती है। आइए कविता शुरू करते हैं। वे आँखें कविता जो है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरो रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदिश वह खिसका। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तिन तिन से। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कविता में देखिए आप गुहा सरीखी, यहाँ जो आया है गुहा सरीखी, यहाँ देखिए उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है गुहा सरीखी में। अब इस कविता की व्याख्या करते समय
पहले आपको संदर्भ लिखना होगा, फिर प्रसंग लिखना होगा, उसके बाद व्याख्या लिखनी होगी। संदर्भ में आप यहाँ लिखेंगे कि यह प्रस्तुत पद्यांश या काव्यांश, काव्य का अंश है ना, पद्य का अंश है ना, तो इसलिए आपको लिखना होगा यह प्रस्तुत काव्यांश सुमित्रानंद पंत जी द्वारा रचित कविता वे आंखें से संकलित है। इसमें इसके कवि सुमित्रानंद पंत जी हैं। और आगे आप लिखेंगे प्रसंग में कि इस कविता में किसान की दयनीय एवं मार्मिक दशा का चित्रण किया गया है। थकी और दुख से भरी किसान की आंखों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, क्या कहते हैं? अंधकार की गुहा सरीखी। अब आगे व्याख्या में लिखेंगे, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। मतलब किसान कि अंधकार की गुहा सरीखी जो आंखें हैं, इसमें किसान की दयनीय एवं मार्मिक दशा का वर्णन हुआ है। ठीक है, कि किसान की जो थकी हुई आंखें हैं, ठीक है, उन आंखों में भावों की गहराई इतनी अधिक है, कितनी अधिक है कि अंधकार की गुहा सरीखी, जैसे अंधकार युक्त वह गहरी गुहा, मतलब गुफा हो, जैसे अंधकार युक्त गहरी गुफा के समान वह हृदय को डरता है मन, वह हृदय को डराने वाली लगती हैं आंखें किसान की। ठीक है, अंधकार की गुहा सरीखी मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य है कि अंधकार युक्त जो गहरी गुफा है उसके समान हृदय को डराने वाली किसान की दुखित या थकी हुई आंखें लगती हैं। उन आंखों में क्या है? भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। उन आंखों में, किसान की उन आंखों में अत्यधिक भयानकता है और वे दीनता एवं दुख के कारण, मतलब अत्यंत ही कष्ट के कारण एकांत में रोती रहती हैं। क्या रोती रहती हैं? किसान की आंखें एकांत में रोती रहती हैं। किसान का जीवन किस तरीके से है? उसका जीवन दैन्य दुख का नीरव रोदन, अभावों से भरा हुआ है और वह किसान जो रहता है वह हमेशा दुख ही पूरे जीवन भर झेलता रहता है। अब यहाँ देखिए, वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह खिसका। किसान, वह स्वाधीन किसान रहा, वह किसान स्वतंत्र है, स्वाधीन मतलब स्वतंत्र है, और समान उससे दूर हट गया है। वह किसान तो स्वतंत्र है पर उसके पास कुछ है नहीं, हर चीज़ उससे दूर हट गया है। अभिमान भरा आँखों में इसका, अभावग्रस्त जो किसान है उसका कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई उसका मददगार नहीं है। ठीक है, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदिश व खिसका। जिन लोगों पर वह विश्वास करता था वे लोग उसे मझधार में छोड़ गए हैं, वे संसार के लोग उसे मझधार में छोड़ गए हैं, जैसे कगार सदृश व खिसका। और उसका जीवन इस प्रकार से लग रहा है जैसे वह कगार पर है, मतलब किनारे पर खड़ा है, अब गिर जाए कि तब गिर जाए, मतलब कोई उसका सहारा नहीं है। उस किसान का कोई सहारा नहीं है, कोई मददगार नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं है। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रिन त्रिन से। लहराते हुए खेत, वे खेत लहरा रहे हैं, लहराते हुए वे खेत हैं, मतलब जिन खेतों से उसे निकाला गया है उनके बारे में कहा जा रहा है कि वे खेत लहरा रहे हैं, उस खेत की फसलें लहरा रही है। हुआ बेदखल अब हुआ जिससे वह किसान निकाला जा चुका है, उसकी फसलें आज भी उसकी आंखों के सामने लहरा रही हैं। और हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तिन तिन से। खेत के एक एक कोने तिनके की हरियाली देखकर उसका चेहरा किसान की आंखों में घूमता रहता है। ठीक है, तिनके की हरियाली को देखकर उसका जीवन सुखद हो जाता है, किसान का मन सुखद हो जाता है जब उसके खेत के जो फसल हैं वो लहराते हैं, किसान खेत में लहराते हैं, तब आँखों में ही घूमा करता वह उसका आँखों का तारा। कहा जा रहा है
कि आँखों में ही घूमा करता, वह उसका आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। यहाँ किसान के पुत्र की बात कही जा रही है। किसान का एक बेटा भी होता है, ठीक है, एक बेटा था जो उसे मतलब बहुत ही प्यारा था। आँखों का तारा होना यहाँ मुहावरा है ना, आँखों का तारा होना मतलब अत्यंत ही प्रिय होना, बहुत प्यारा होना। तो किसान का एक बेटा था जो उसे अत्यंत ही प्यारा था, उसकी आँखों का तारा था। लेकिन हुआ क्या उसके साथ, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। लेकिन वहाँ कारकुनों मतलब जो जमींदार के नौकर थे, नौकर चाकर जो थे, उन्होंने किसान के जवान बेटे को लाठियों से मार डाला था। कारकुनों की लाठी से मतलब राजा के जो जमींदार थे, जो उनके नौकर चाकर जो थे, उनके नौकरों की लाठियों से किसान का बेटा जवानी में ही मतलब बड़ा था और मार दिया गया था। उसका प्यारा चेहरा किसान की आंखों में घूमा करता था। क्यों घूमा करता था? क्योंकि वह किसान को अत्यंत ही प्रिय था। अब यहाँ विशेष में होगा बच्चों कि गुहा सरीखी, यहाँ जो दिया गया है प्रस्तुत पंक्तियों में, गुहा सरीखी और कगार सदृश, कगार सदृश, यहाँ उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है और इनकी भाषा शैली अत्यंत सजीव एवं चित्रमयी है। पंत जी की भाषा शैली सजीव एवं चित्रमयी है। कवि पंत जी ने युग युग से शोषित किसान के दैनिक जीवन का यहाँ मार्मिक चित्रण किया है और दरिद्रता का भाव जो किसान की आंखों में देखने को मिलता है वह हृदय को भावुक बना देने वाला है। और यहाँ दैन्य दुख, स्वाधीन किसान, संसार कगार में अनुप्रास अलंकार है। तृण तृण में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। आंखों का तारा मुहावरा जो हमने आपको बताया, आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा। मुहावरे में या मुहावरे का भावानुकूल प्रयोग किया गया है। तत्सम प्रधान शब्दावली के साथ साथ यहाँ उस समय की क्षेत्रीय भाषा के शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, बिका दिया घर द्वार, बिका दिया घर द्वार महाजन, ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में ना चा करती उजर गई जो सुक्की खेती, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। कहने का तात्पर्य है यहाँ कि जो किसान का जीवन है वह अत्यंत ही दयनीय अवस्था में व्यतीत हो रहा है, अभावग्रस्त जीवन है और उसी दयनीय अवस्था का मार्मिक चित्र यहाँ अंकित किया गया है, स्पष्ट किया गया है। बिका दिया घर द्वार महाजन, ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी। जो वहाँ का महाजन था, जमींदार था, ठीक है, महाजन मतलब होगा शाहूकार। तो किसान महाजन से रुपया उधार लिया रहता है और उस रुपये का कर्ज ब्याज सहित चुकाने में घर द्वार किसान का सब बिक जाता है, लेकिन महाजन एक कौड़ी भी उसमें से छोड़ता नहीं है, सब वसूल लेता है किसान से। रह रहे आंखों में चुभती हुआ कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी, और उस कर्ज को चुकाने के लिए किसान की जो बर्दों की जोड़ी रहती है उसको भी कुर्क कर लिया जाता है, ठीक है। किसान ने जो साहूकार से रुपए उधार लिए थे, साहूकार ने उन रुपयों को वसूलने के लिए किसान का घर तक बिकवा दिया। उसने किसान की आर्थिक दशा पर तरस खाकर ब्याज का एक भी पैसा नहीं छोड़ा। बैलों की जोड़ी को नीलाम होना पड़ा, ठीक है, बैलों की जोड़ी का नीलामी भी किसान को बहुत दुख पहुंचाता है, जिससे वह क्या करता है, रोने लगता है। उजरी उसके सिवा, उजरी एक गाय होती है जो किसान की गाय है, ठीक है, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी उसकी एक गाय होती है जो स्वयं उस किसान के सिवा किसी और
को दूध नहीं दुहने देती है, दूध और किसी को नहीं दुहने देती थी, सिर्फ वह किसान से ही दूध दुहने देती थी। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। हरियाली से लहलहाती हुई जो खेती होती है वह बहुत ही किसान को सुख प्रदान करती थी, लेकिन वह भी आज उजड़ गई है। मतलब किसान के जीवन में हर जगह दुख ही दुख है, सुख के दिन समाप्त हो गए हैं। उसकी आंखों से इसलिए भी आंसू बहने लगते हैं कि उसकी पत्नी अचानक मर जाती है। कैसे मर जाती है? बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अत्यंत ही कष्टकारी किसान का जीवन है। कवि कहते हैं कि उसकी पत्नी बगैर दवाई के, दवा दर्पण के बिना ही मर जाती है, बिना देखभाल के, और दवा के अभाव में उसकी घरनी मतलब घर वाली किसान की मर जाती है। इतना ही नहीं, कवि कहते हैं इतना ही नहीं किसान को दुख है, स्वर्ग चली आंखें आती भर। जब वो मर जाती हैं तो उस समय किसान की आंखें भर आती हैं। या यह पढ़कर के पाठक गण का हृदय भी किसान के दुख से द्रवित हो जाएगा। इतना ही नहीं होता उसके साथ, देख रेख के बिना दूधमुही, मतलब देख रेख ना करने के कारण उसकी दूधमुही मतलब दूध पीने वाली छोटी बेटी, दूधमुही बिटिया दूध पीने वाली छोटी बेटी भी बिना देखभाल के 2 दिन बाद मर जाती है। अभावग्रस्त जीवन जो है किसान का, अपने परिवार के किसी भी सदस्य की जो मूल आवश्यकता है उसको पूरा करने में हमेशा असफल रहता है। मतलब अपने किसी भी परिवार की आवश्यक आवश्यकताओं को भी किसान अपनी मजदूरी से या अपनी खेती से कमाई करके पूरा नहीं कर पाता है। यहाँ कहने का यही तात्पर्य है। अब इन पंक्तियों में विशेष में होगा जैसे कि भाषा शैली इनकी अत्यंत सजीव एवं चित्रमयी है। कवि ने यहाँ शोषक वर्ग की स्वार्थपरक भावना और निर्दयता पर कटाक्ष किया है। आर्थिक तंगी के कारण किसान दुखद जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। कौड़ी छोड़ी, किसे कब, दवा दर्पण, 2 दिन, इन जगहों में देखिए अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। और रह रह में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। रह रह यहाँ देखिए है, रह रह में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। आँखों में नाचना मुहावरे का सुंदर प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यप पतिघातिन। घर में जो बहू है उसके बारे में यहाँ कहा गया है कि घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यप पतिघातिन, पकड़ मगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। डूब कुएं में मरी एक दिन। खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक हिलाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। यहाँ कहा गया है, कवि ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसान की जो पुत्र वधू है वह घर में विधवा रही पतोहू, विधवा बनकर के घर में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। उसे पतोहू को घर की लक्ष्मी माना जाता है, ठीक है, उसे पहले घर की लक्ष्मी माना जाता था, जबकि वास्तव में उसी ने अपने पति को मरवाया था। यद्यप पतिघातिन, लेकिन वास्तव में उसी ने अपने पति को मरवाया था। एक दिन जब पकड़ मगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। एक दिन की बात है, ठीक है। एक दिन जब उक्त बात का पता चलता है, मतलब सही बात का पता चलता है, तो थानेदार उसे पकड़कर लाने का आदेश देता है, किंतु वह कुएं में छलांग लगा जाती है और डूबकर मर जाती है। यहाँ कवि कहते हैं कि किसान के पुत्र वधू विधवा होकर घर में रहती तो है, उसे घर की लक्ष्मी माना जाता था, जबकि वास्तव में किसान के बेटे को मरवाने में उसी का हाथ था, ठीक है। वास्तव में उसी ने अपने पति को मरवाया था। जब यह बात स्पष्ट रूप से उजागर हो जाती है तो थानेदार जो होता है उसे पकड़कर लाने का आदेश देता है, थाने में बंद करने का आदेश देता है, लेकिन
होता क्या है, कुएं में डूब करके, छलांग लगाकर कुएं में कूद करके वह आत्महत्या कर लेती है और मर जाती है। खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आती। कभी यहाँ कहते हैं, खैर कोई बात नहीं, जोरू तो पैर की जूती होती है, ठीक है। कभी कहते हैं पैर की जूती और पत्नी नहीं अगर रहती हैं तो दूसरी आ जाती है। मतलब पैर की जूती अगर खराब हो जाए तो दूसरी आ जाती है, अथवा पत्नी अगर मर जाती है तो दूसरी पत्नी आ जाती है। लेकिन पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। लेकिन अपने जवान बेटे की मौत को जब किसान याद करता है तो किसान चेतना शून्य हो जाता है और वह दुख से व्याकुल होकर के तड़पने लगता है। फटती छाती मतलब वह अत्यंत ही व्याकुल हो जाता है, व्यग्र हो जाता है, तड़पने लगता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक हिलाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदिश बन जाती। किसान अपने बीते हुए जो सुखद दिन है, जो सुख से बीते हुए उसके जीवन हैं, उसको याद करता है तो एकाएक उसकी आंखों में चमक सी आ जाती है, क्योंकि उसका जीवन बहुत ही खुशहाल था पहले। किंतु शीघ्र ही दुख की छाया से उसका चेहरा फीका पड़ जाता है और उसकी आंखें तीक्ष्ण धार के समान उसे पीड़ा देने लगती हैं। जैसे तीक्ष्ण धार वाली वस्तु किसी को चुभ जाती है, नोक तीखी नोक सदिश बन जाती है। मतलब जैसे कोई नोक वाली वस्तु, तीखी धार वाली वस्तु किसी को चुभ जाए और कष्ट देती है, उसी प्रकार से ये दुख की छाया वाले दिन जब किसान को याद आते हैं तो वे दिन किसान को पीड़ा देने लगते हैं, अत्यंत ही कष्टकारी महसूस होने लगते हैं। अब जैसे इस पाठ पर आधारित कुछ शब्द हैं जिनका अर्थ है दारुण। दारुण का मतलब होगा घोर, निर्दय या कठोर, ठीक है। कारकुन, कारकुन जो आया नहीं है पाठ में, वहाँ होगा कारकुन का अर्थ होगा जमींदारों के करिंदे, मतलब जो जमींदार के नौकर चाकर होते हैं उनको कारकुन कहा जाता है। इस प्रकार से बच्चों यहाँ विशेष में होगा कि यहाँ कवि ने किसान के साथ होने वाले जो उसके साथ विश्वासघात हुआ, मतलब उसकी पतोहू ने जो उसके साथ विश्वासघात किया था, उसके बेटे को मरवाया था, उसका उल्लेख किया है। तीखी नोक सदिश में उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। सांप लौटना, छाती फटना, ये सब मुहावरे हैं जो इस कविता में प्रयुक्त हुए हैं। आंचलिक शब्दों को प्रसंग के अनुरूप अपनाया गया है। पंत जी की भाषा शैली अत्यंत ही सजीव एवं चित्रमयी है, इनकी भाषा शैली। इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं आपको इसका भावार्थ पूरा अच्छे से समझ में जरूर आए।